जय हिंद दोस्तों, आपका हाल एग्जाम में स्वागत है। मैं रविकांत। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम आपके लिए यूपी पीसीएस एंड आरओ एआरओ के लिए घटना चक्र का पूर्वावलोकन करा रहे हैं, इतिहास का अर्थात हिस्ट्री का। और हमने इतिहास के 7 लेक्चर कंप्लीट करा दिया है। और ये किसके लिए है? यूपी पीसीएस एंड आरओ एआरओ, क्योंकि आपको पता है कि आरओ एआरओ में काफ़ी हिस्ट्री से आता है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट भी आपके लिए काफ़ी है। तो आइए हम लोग चलते हैं सीधा अपने क्लास पर बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमने मौर्य काल तक समाप्त कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्योत्तर का, ठीक है। तो अगर आज अभी तक आप लोगों ने हलो एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग जाके सबसे पहले हलो एग्जाम को सब्सक्राइब करेंगे। उसके बाद आप अपने दोस्तों को इसको शेयर भी जरूर करें, ठीक है। और कमेंट करके लास्ट में बताएंगे कि आपको क्लास कैसे लगे हैं, ठीक। आते हैं हम लोग सीधा मौर्योत्तर काल। क्या है मौर्योत्तर काल का? तो रुद्रदामन, कौन? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पर तो प्राप्त हुआ था। कहाँ मिला था? जूनागढ़ से गुजरात, गुजरात में गिरनार पर्वत में, ठीक है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा के सबसे प्राचीनतम लेख है। इस संस्कृत भाषा का ये सबसे प्राचीनतम क्या अभिलेख है। इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि का सुंदर प्रकाशन डाला गया है। इस अभिलेख का मुख्य उद्देश्य सुदर्शन झील बांध के पुनः निर्माण को संरक्षित करने का था, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग कुषाण वंश पर। क्या लिखा? कुजुल कडफिसेस, कुजुल कडफिसेस लगभग 4585 ईस्वी, ठीक। भारत में सर्वप्रथम पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर अधिकार कर लिए थे। कौन सा? पश्चिमी उत्तर वाला, ठीक है। इसने केवल तांबे के सिक्के कौन? कुडफिसेस ने केवल तांबे के सिक्के चलाए थे। उसके सिक्के पर धर्मार्थ देश, कौन? धर्म धर्म अर्थ देश अर्थात धर्म तीर्थ धर्म में स्थित उत्कीर्ण है। सर्वप्रथम सर्वप्रथम विम सर्वप्रथम विम कडफिसेस के काल में भारत में कुषाण सत्ता स्थापित हुई, यानी कि इसी टाइम पर कुषाण सत्ता स्थापित हुई। विम कडफिसेस ने स्वर्ण एवं तांबे के सिक्का जलाया, ठीक है। कुजुल कुजुल आया था, मतलब स्टैब्लिश कर रहा था, लेकिन जो ओरिजिनल स्टैब्लिश हुआ ये किस टाइम पर हुआ? विम कडफिसेस टाइम, ठीक है। और इसने स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के चलाए थे। शिव शिव त्रिशूल तथा नंदी के आकृति इसके सिक्कों पर बनी होती थी, ठीक है। और इसने महेश्वर नामक की उपाधि धारण की थी। किसके धारण की थी? महेश्वर नामक की उपाधि भी धारण की थी, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग। तो आगे क्या है? उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक यानी कि हिंद एवं राजाओं ने करा था, जबकि इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने का श्रेय किसे जाता है? कुषाण शासक को जाता है। तो स्टार्ट कराए थे इंडो ग्रीक ने, लेकिन जो कंटिन्यूअस और बराबर चले थे वो कुषाण द्वारा। कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं ताम्र दोनों, सोना और तांब के दोनों प्रकार के सिक्कों का व्यापक पैमाने पर प्रचलित था उस टाइम। कुषाण शासकों में भीम कडफिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्का जारी किए थे। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन है, यानी कि बुद्ध की प्रतिमा मिलती है। यौधेय का प्रमाण पुराण, अष्टाध्यायी, बृहद संहिता इत्यादि ग्रंथों से प्राप्त होता है। इनका साम्राज्य दक्षिण पूर्वी पंजाब, राजस्थान के बीच था। इनके सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है। किसका? कार्तिकेय का, ठीक है। कनिष्क कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी बताई जाती है। यह प्रतिमा मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण 78 ईस्वी के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई थी। कनिष्क के कनिष्क के अब तक, ये अब तक नहीं है, अब तक, ठीक है। कनिष्क के अब तक अभिलेखों में 4 शहरों के नाम का उल्लेख है। कितने? 4 शहरों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से? साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा, ठीक है। जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य 57 ईस्वी पूर्व के उत्तराधिकारी को 135 विक्रम संवत में शकों ने पराजित किया है। किसने पराजित किया? शकों ने पराजित किया।
इसके उपलक्ष्य में शक संवत कर चलाया था। क्या चलाया था? शक संवत चलाया था। इस प्रकार इसकी प्रारंभिक तिथि क्या हो जाएगी? 78 ईस्वी हो जाएगी। ठीक है। अधिकांश इतिहासकारों ने कुषाण शासक कनिष्क को इसका प्रवर्तन माना। किसको माना था? कनिष्क को माना है। डेट को, ठीक है, 78 ईस्वी जो कैलेंडर चलाएगा। वर्तमान में तिथि एवं वर्ष के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है, जो आज के टाइम पर हम लोग इंडियन यूज करते हैं। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज किया है, जो विश्वव्यापी है। वर्तमान कैलेंडर से 57 जोड़ देने पर कितने? 57 अगर वर्तमान कैलेंडर हम लोग जोड़ देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा? हमें तो विक्रम संवत मिल जाती है। ठीक है। अगर ऐड करते हैं तो विक्रम संवत मिलता है हमको। अगर उसमें 78 78 सब्सट्रैक्ट करके घटा देते हैं तो हमको शक संवत मिलता है। चैत्र यानी कि चैत्र भारतीय, जो चैत्र वाला महीना होता है, चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह है होता है। विक्रम संवत के दो अन्य नाम मिलते हैं। क्या मिलते हैं? कृत संवत और मालव संवत। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में शक संवत को अपनाया गया है। अश्वघोष कनिष्क के राज्य कवि थे। कौन? अश्वघोष। सौदरानंद, बुद्धचरित तथा सारिपुत्र प्रकरण उनकी प्रमुख रचना है। किसकी? अश्वघोष की। कौन कौन सी रचना है? ये 3 थे। ठीक है, प्रमुख जो है। वसुमित्र भी वसुमित्र भी कनिष्क के आश्रित विद्वान थे और इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीत की अधिष्ठा की थी। क्या की थी? चतुर्थ बौद्ध संगीत की अधिष्ठा की थी। 4 बौद्ध संगीत हुए थे। पहले राजगिरी में, दूसरी वैशाली में, तीसरे पाटलिपुत्र में और चौथी कश्मीर में होती, जम्मू कश्मीर की। एक है कुंडलवन। फिर अश्वघोष नागार्जुना, पार्थ तथा चरक के चारों कनिष्क के दरबार के संबंधित थे। कौन कौन? अश्वघोष, नागार्जुना, पार्थ, चरक। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। महर्षि पतंजलि शुंगकालीन विद्वान थे। इन्होंने ऐसे लोगों को शिष्य बनाया था जो बिना किसी अध्ययन के ही संस्कृत बोल लेते थे। ठीक है। कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक फैली थी। इस वंश का महान शासक कंस था, जिसकी सीमाएं उत्तर में चीन के तूर्फान एवं कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तथा कहाँ है? उत्तर में चीन के तूर्फान एवं कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तथा पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान और पूर्व में उत्तरी बिहार तक विस्तृत थी। ठीक है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी और अरिकोमोडो में हुई खुदाई से अनेक बंदरगाहों और व्यापारिक केंद्रों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले, जिनसे स्पष्ट होता है कि कुषाणों का व्यापार पश्चिमी विश्व से फारस की खाड़ी और लाल सागर के जलमार्ग से भी होता था। इन सभी साक्ष्यों में किसी में भी कुषाण के सशक्त नौसेना की उपस्थिति का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन नौसेना उस टाइम मान सकते नहीं थी। कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्रों में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, एक गांधार शैली, दूसरा मथुरा शैली। भारतीय यूनानी आकृति का सम्मिश्रण शैली गांधार थे, यानी कि भारतीय प्लस यूनानी दोनों का मिश्रण जो गांधार शैली था। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक एवं कुषाण थे। किसके? गांधार के। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध, ग्रीको बुद्धिस्ट या इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। गांधार कला में सदैव हरित स्तरित यानी शिष्ट चट्टान का प्रयोग ही मूर्तियों बनाने के लिए किया जाता था। अफगानिस्तान का बामियान पहाड़ियों को काटकर बनाई गई बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने इस बुद्ध प्रतिमा को नष्ट करवा दिया। कुषाण काल कौन सा? कुषाण काल में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। तो बाल विवाह के कब हुआ है? कुषाण काल में। स्त्रियों में उपनयन की समाप्ति तथा बाल विवाह के प्रचलन ने उसे समाज में अत्यंत निम्न स्थिति में ला दिया। भारत में बाल आक्रमकों के कालों का सही कालक्रम क्या है? सबसे पहले यूनानियों ने आक्रमण किया है, अर्थात सिकंदर 326 ईस्वी पूर्व। फिर उसके बाद आते हैं शक आते हैं, देन कुषाण। ठीक है। यू यू सही से बनाते पहले। क्या हो जाएगा आपका? यूनानी, शक, कुषाण। ठीक है। उसके बाद देखते हैं
ये सबसे यूएस के यूनानी शक उस पर ईरानी शासक डेराइस प्रथम 522 से लेकर 486 ईस्वी पूर्व ने सर्वप्रथम भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। फिर हेरोडोटस के अनुसार डेरा- डेराइस प्रथम के साम्राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश सम्मिलित था तथा पूरब और इसका विस्तार राजपुताना के रेगिस्तान तक था। किसका? डेरियस का। ठीक है। मिनांडर तथा उसके पुत्र स्टेटो प्रथम के सिक्कों मेनांडर तथा उसके पुत्र स्टेटो प्रथम के सिक्के मथुरा से मिले हैं। स्टेटो सेकंड ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। इस हिंदू यवन शासक का शासन 25 ईस्वी पूर्व से 10 ईस्वी तक माना जाता है, मतलब लगभग 35 साल। 184 ईस्वी पूर्व पुष्यमित्र सिंह ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की थी। किसकी की थी? शुंग राजवंश की। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र ने 36 वर्षों तक शासन किया और महर्षि पाणिनि ने शुंग वंश को भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया। अयोध्या के लेख से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ठीक है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। शुंग वंश का 9वां शासक भागवत अथवा भागभद्र था। इसके शासनकाल में तक्षशिला के यवन नरेश एंटियालकिडस कौन? एंटियालकिडस का राजदूत हेलियोडोरस उसके विदिशा राजदरबार में उपस्थित था। हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था। कौन सा? हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था तथा विदिशा अर्थात वेश नगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना कर विष्णु भागवत विष्णु की पूजा की। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति था। कौन था? देवभूमि या देवभूति था। ठीक है। अपने अमात्य वासुदेव के खड़ेतु द्वारा मार डाला गया। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वो क्या कहलाया? कण्वंश। कौन सा? कण्व। ठीक है, या कण्वान जाना था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा सातवाहन थे। इसके बाद मौर्य के बाद पुराणों में इस वंश का संस्थापक का नाम सिंधुक या सिमुक या सिप्रक दिया जाता है, जिसने कण्वंश के राजा सुशर्मा का वध करके यानी कि कण्वंश के राजा सुशर्मा का वध करके अपना शासन स्थापित किए थे। कौन? सातवाहन। पुराणों में कुल 30 से 31 सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनमें से सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में 30 राजाओं की मिलती है। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पाटन में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश का आंध्रभृत अर्थात आंध्र जाति कहा गया है। उनकी आरंभिक राजधानी अमरावती मानी जाती है। सातवाहनों की यानी आंध्र प्रदेश। पुराणों के अनुसार कृष्ण का पुत्र उत्तराधिकारी सातकर्णी प्रथम सातवाहन का सातकर्णी उपाधि धारण करने वाला प्रथम राजा था। इसके शासन के बारे में हमें इसके शासन के बारे में नागनिका के नानाघाट अभिलेख से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। कहाँ से? नानाघाट। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने कहा कि उसने विच्छिन्न हेतु चतुर्वर्ण और 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से व्यवस्थापित किया और वर्ण संकर यानी वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोका। इसी कारण इसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक भी कहा जाता है। किसे? गौतमीपुत्र सातकर्णी को। गौतमीपुत्र सातकर्णी को उसकी माँ गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख में अद्वितीय ब्राह्मण अर्थात एक ब्राह्मण तथा वेदों का आश्रय कहा गया। खतीत मनमदा अर्थात क्षत्रियों के दर्प का मर्दन करने वाला कहा गया। वशिष्ठ पुत्र क्या है? पुलिमावी के दक्षिण पथेश्वर कहा गया। 2 पतवारे वाले जहाज का चित्र को उसके सिक्कों पर बना हुआ है। 2 पतवारे वाले जहाज का भी चित्र उसके सिक्कों में मिला था। इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक यज्ञश्री सातकर्णी था। कलिंग के चेदी वंश का संस्थापक महामेघवाहन था। कलिंग का चेदी वंशी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी के हाथी गुम्बद से उसके एक बिना तिथ का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राजस्विक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया गया। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने के एकमात्र स्रोत है। इस अभिलेख से पता चलता है कि खारवेल ने दक्षिण के तीनों राजों चोल, चेर, पांड्यों को पराजित किया था
पांड्य शासक से उसने गधे से हल चलवाया था। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन को सर्वाधिक प्रसिद्ध उसके न्याय संबंधी सुधारों से मिले। जस्टिनियन रोमन कानून के संपूर्ण संशोधन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर। किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? किसने किया था? स्ट्रेटो सेकंड ने किया था। निम्नलिखित में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? यानी कि बलराम और वासुदेव किसके? अगाथोक्लीज अगाथो अगाथोक्लीज। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अन्य तीन समसामयिक नहीं है? ठीक है, सेम टाइम के नहीं है। बिंबिसार, गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत, मिलिंद। तो मिलिंद उस टाइम का नहीं है और तीनों लगभग एक ही टाइम पीरियड के हैं। ठीक है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेखों में मिलता है? कहाँ से मिलता है? गुजरात के रुद्रदमन अभिलेख से। ठीक है, जूनागढ़। किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन है? कहाँ? जूनागढ़, गुजरात। बिना बेगार किए किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? तो सबसे पहले चंद्रगुप्त ने, फिर उसके बाद अशोका ने, फिर उसके बाद रुद्रदमन प्रथम ने किया था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रुद्रदमन हो जाएगा। कारतमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे? किसमें? ताम्र में। ठीक है, मिलान करना आपको। क्या करना है? मिलान करना है। देखो क्या दिया है, बिम कड़फिशिस को जो कुषाण हो जाएगा। एंड डी का डी के क्या होना चाहिए? डी का 2 होना चाहिए, तो यानी कि इनमें से कोई सही है। ए का 1 हो जाएगा। डिमेट्रियस पहलवा हो जाएगा। ठीक है, नहीं सॉरी, सी का 1 है ना। गोंडोफर्निच सी का 1 हो जाएगा। अब आपको देखना है 4 रुद्रदामन कौन हो जाएगा? शक हो जाएगा या हिंदू यूनानी हो जाएगा, ये आपको देखना है। ठीक है, तो रुद्रदामन का हो जाएगा कि रुद्रदामन शाका हो जाएगा। डिमेट्रियस हिंदू यूनानी हो जाएगा। ठीक है, तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा। 3412। उत्तर तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। तो सबसे ज्यादा तांबे के सिक्के जारी करने वाला कौन था? कुषाण थे। कुषाणों ने ही सबसे पहले गोल्ड के सिक्के जारी किए थे और तांबे का तो चल ही रहा था। प्राचीन भारत में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? कौन चलाए थे? कुषाणों ने। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन मिला है? किसके? कनिष्क के। निम्नलिखित में किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्का जारी करने के लिए दिया जाता है? सबसे पहले किसे दिया जाता है? विम कड़फिशेस को, क्योंकि यही इसी को मेन संस्थापक भी माना जाता है कुषाण वंश का। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? तो किसने किया था? विम कड़फिशेस ने, नियमित यानी रेगुलर रूप से, और इसी टाइम में काफी प्रचलन हुआ था। और तांबे के भी पैरेलल सिक्का चल रहे थे इसके टाइम पर। ठीक है, पैरेलल तांबे के सिक्के भी चल रहे थे। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने में स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? किसने किया था? बिम कड़फिशेस ने। योधे सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो किसका मिलता है? कार्तिकेय का। और जिनका साम्राज्य कहाँ था? पूर्वी पंजाब राजस्थान के मध्य था। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या मिलती है? क्या मिलती है? 81 ईस्वी सन। ठीक है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो 78 AD। शक संवत प्रारंभ किया गया है, तो कब माना जाता है इसको? 78 ईस्वी। शक संवत को माना जाता है 78 ईस्वी। ठीक है, विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर? कितने हो जाएगा? 135। ठीक है, 135 सालों का अंतर है उसमें दोनों में। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का
फर्स्ट चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष के निम्नलिखित तिथियों में से किस एक तदनुरूप है? किसमें पहुंच जाएगा ये आपका पहुंच जाएगा मार्च, 21-22 मार्च, ठीक है। विक्रम संवत, विक्रम संवत क्या हो जाएगा? 5757 ईस्वी पूर्व हो जाएगा। 78 क्या हो जाएगा? शक संवत, ठीक। निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? किसका? शक संवत में। तो क्या करना है इसमें आपको? इसमें आपको जोड़ना है कितना? नहीं सॉरी, शक संवत में घटाना होता है। अब ये याद रखने के लिए याद है कि जो छोटा लिखा शक उसमें घटाना है, जो विक्रम है उसमें जोड़ना है। 3 अक्षरों का है, इसमें ऐड करना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें घटाना है आपको कितना? 78 साल, तो 1931 आ जाएगा। कनिष्क के समकालीन नामों का अध्ययन करें तथा निम्नलिखित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर दें। अश्वघोष, वसुमित्र, कंबन, कालिदास। तो कालिदास तो थे नहीं, तीसरा पैसा पे हटाइए, तो ये आपका करेगा, ठीक है। अश्वघोष थे, और क्या हो जाएगा आपका? वसुमित्र, तो सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अश्वघोष किसका समकालीन था? किसका था वो? कनिष्क का। निम्नलिखित में से कौन सा एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है? अश्वघोष चरक के थे, आगे आते हम लोग। नागार्जुन और पतंजलि, पतंजलि नहीं थे, ठीक है। पतंजलि किसके से संबंधित थे? पतंजलि शुंग वंश से संबंधित थे। कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया, कौन नहीं गया? अश्वघोष, विश्वामित्र, पार्स, विशाखदत्त, ठीक है। निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के अब तक अभिलेखों में नहीं हुआ है? इसमें अब तक अभिलेखों में नहीं हुआ? श्रावस्ती, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, चंपा। किसका नहीं हुआ? श्रावस्ती का। पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, चंपा, और एक का और हुआ था, वो कौन था आपका? साकेत, ठीक है। इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? सुश्रुत, चरक, बागभट्ट, जीवक। किसने किसने किए थे? चरक और जीवक ने, ठीक है। पुष्यमित्र सिंह द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? किस लेख से? अयोध्या लेख से। शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे? शुंगों कहाँ से थे? उज्जैन से। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कौन से राज ने किया? कर्ण वंश ने। कुषाण वंश का अंत किसने किया था? शुंग ने। शुंग का अंत किया कर्ण ने, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक माना जाता? किसे माना जाता? गौतमी पुत्र सातकर्णी को। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा थे, तो राजा कौन सा था? सातवाहन राजा था सबसे प्रभावशाली। सिमुक निम्न किस वंशों में से किसका संस्थापक था? किसका था? सातवाहन का। किस चीन जनरल ने कनिष्क को हराया था? कौन? चीन जनरल, कौन था वो? पांचाओ। अब आते हैं निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमा भारत के बाहर तक फैली थी? तो मौर्य वंश के थे और कुषाण के भी थे, ठीक है। बाल विवाह का प्रथा आरंभ हुआ था किसके टाइम पे? हुआ था कुषाण काल में बाल विवाह आरंभ हुआ था। किस स्थल से शासक मेनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए थे? कहाँ से मिले थे? बैराट से। बैराट से 16 सिक्के प्राप्त हुए, ठीक है। अब आपको मिलान करना है हड़प्पा सभ्यता, चित्रित, एक सही सुमेलित, क्या कह रहा है इसमें से? कोई एक सही सुमेलित। कुषाण गांधार कला शैली बिल्कुल सही है। ये गलत है, ये गलत है, पहले वाला देखना पड़ेगा। दूसरा मत तो पहले वाला भी लगभग लगभग का सही ही है। ये कुछ टाइम चित्रित मृदभाण बनाया था, लेकिन आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। कला के गांधार शैली ने किसके समय फूली फली? किसके है? तो कनिष्क हो जाएगा। शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? तो सोने और चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था?
एक और एक 35 यानी कि एक सोने का सिक्का 35 चांदी के सिक्का के बराबर होता था। अब क्या करना है, कौन सा सुमित नहीं है, तो कुषाण में स्वर्ण और ताम्र दोनों के चलते थे सिक्का। सातवां आना में गुप्त गुप्त पीरियड में स्वर्ण और रजत के थे। कलचुरी में स्वर्ण रजत, और ये वाला आपका गलत है, ठीक है। सातवां क्या है, गलत है, ठीक। सातवां शासकों ने सिक्का के सोने के सिक्के नहीं चलाते, बल्कि तांबे चांदी के और शीशक चलवाए थे। गांधार कला, तो गांधार कला से क्या हो जाएगा, कुषाण हो जाएगा, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन फर्स्ट हो जाएगा। अब देखो 3 4 किसमें मिला, देखो ये दोनों तो गलत हो गए। अगला देखो मिलिंद पन्नाहो, निन्यानडर हो जाएगा। पथिक तक्षशिला क्या हो जाएगा, 3412, ठीक है। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था किसके लिए, बौद्ध प्रतिमा के लिए, ठीक है। जो कला शैली भारतीय और यूनानी का आकृति का सम्मिश्रण से कहते हैं गांधार। और गांधार में केवल किसका है, बुद्ध जी की मूर्ति अवेलेबल, ठीक है। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है किसका, भारतीय और यूनानी का। किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टानों का प्रयोग प्रयोग मध्यम रूप में होता था, शिष्ट, ठीक है। शिष्ट का प्रयोग किसमें होता था, गांधार कला में। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है, कौन सा बताया था अभी, यूएस के, यूनानी, शक और कुषाण, याद रखेगा यूएस के, ठीक है। यूएसए नहीं, यूएस के। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों का अपना अधिकार बनाया था, कौन था, डेराइस प्रथम। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है, चालुक्य, राष्ट्रकूट, सातवाहन, हो जाएगा सातवाहन, ठीक है। आंध्र प्रदेश सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलता है, किस में मिलता है, मत्स्य पुराण में, लगभग 30 राजाओं का उल्लेख मिलता है। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी तो अमरावती, जो कि करंट है आंध्र प्रदेश है। निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थे, कौन सा था, अमरावती अर्थात प्रतिष्ठान। निम्न शासकों में किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ, किसके लिए, एक गौतमी पुत्र साथ करने के लिए एका ब्राह्मण शब्द प्रयुक्त किया गया था। अब आते हम लोग मिलान करना है। चंदेल शासक महोबा हो जाएगा, सातवाहना पैठन हो जाएगा, ठीक है। अब बचता है तो डी का, पहले देखिए आपको 1, तो डी का 1 इसमें 2 में है। बी का 3, बी का 3 ये वाला हो जाएगा, तो 1 क्या हो जाएगा, सुंगा पाटिलपुत्रा बनवासी। निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, किसमें, यू एस के, इसके बाद इसमें तो है नहीं, सातवाहना वाकाटा का चालुक्य का क्या हो जाएगा, 1 2 3, सातवाहना वाकाटा का चालुक्य। कारण कथन दिया है आगे आते हैं, कारण कथन देख लेते हैं हम लोग। सातवाहना काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ, ठीक है, सही बात है। सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। उसके बाद सातवाहना शासक के संदर्भ में सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, सही हो जाएगा। सातवाहना काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन दिया जाता था, तो ये भी था। फिर सातवाहना वंश के, कौन सा सातवाहना वंश के कथन में कौन सही है, सातवाहना वंश के शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटाका वंश का अपना राज्य स्थापित किए हैं, कौन सा, वाकाटाका। तो सातवाहनों को खत्म करके वाकाटाका राजवंश आया था। वाकाटाका राजवंश का पहला राजा प्रौरसेन प्रथम था, गलत है। बिंद शक्ति प्रौरसेन का पुत्र था, ये भी गलत है। सातवाहना वंश के शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटाका वंश ने दक्षिण पथ में अपना राज्य स्थापित किया, और बिंद शक्ति वाकाटाका इस संस्थापक थे, कौन था, बिंद शक्ति वाकाटाका वंश का संस्थापक था। निम्न में किस स्तूप में आर्यक
स्तंभ वाले मंच की विशेषता मिलती है, किसमें मिलते हैं? अमरावती, आंध्र प्रदेश, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से को सही सम्मिलित नहीं है? तो नासिक, गौतमीपुत्र, हाथी गुम्बा, खारवेल, गिरनार, रुद्रवान, भीतरी, ये कानपुर में से रहेगा। ये उत्तर प्रदेश में भीतरी अभिलेख, उत्तर प्रदेश। किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया? तो किसको कहा गया? इक्ष्वाक वंश को श्री पर्वती कहा। इक्ष्वाक वंश के शासकों में पुराणों में क्या कहा गया? श्री पर्वती, यानी पर्वतों का शासक। यह आंध्रों का नौकर कहा गया। पहले वो सातवाहनों के सामंत थे, किंतु उनके पतन के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। कुषाण फारस के खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। फिर क्या है? उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो नौसेना का कोई उल्लेख ही नहीं मिलता। तो क्या हो जाएगा? ऐसा ही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, किससे जुड़ा? हाथी कुंभा लेख से। निम्न राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? कौन था? खारवेला। कलिंग नरेश खारवेल निम्न से किस वंश से संबंधित थे? ये किससे थे? चेदी वंश से। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, किसका था? खारवेल का था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध है चेदी वंश से है, ठीक। अगला क्वेश्चन आते हो। हाथी कुंभा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी तो अशोक और खारवेल। शासक की बात करिए तो खारवेल के और अशोक के बारे में मिलते हैं, लेकिन जो मेन है हाथी कुंभा खारवेल के बारे में पता चलता है। खारवेल के बचपन की शिक्षा, राजवंशिक राजा बनने का, 1300 तक का शासन काल का के बारे में पता चलता है। फिर क्या है? उदयगिरी और खांडगिरी गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? इसमें उदयगिरी और खांडगिरी, ठीक है। इसमें आपको देखना है कौन सा सही है। इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह गुफाएं हैं, यस। उदयगिरी में 18 तथा खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। खंडगिरी गुफा हाथी गुम्फा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध थी, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जो खंडगिरी या उदयगिरी पहाड़ियाँ जिन्हें कुमारगिरी एवं कुमारीगिरी के नाम से भी जाना जाता है, अपनी रॉक कट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। ये गुफाएं उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है और ये प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह के हैं। उदयगिरी में 18 तथा 15। उदयगिरी गुफा में चेती वंश शासक खारवेल हाथी गुम्फा का अभिलेख प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसमें उदयगिरी, ठीक। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र था? तो किसमें था? विधि, ठीक है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखे थे? तो किसने लिखे थे? तो इसका कोई ऑर्डर नहीं मिलता किसने लिखे थे, ठीक है। और इसमें ही बताया गया है कि कनिष्क को चाइना का शासक ने हराया था, जो जनरल था। तो यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त हो रहे हैं, अगला चैप्टर में आते हैं, ठीक है। अगला चैप्टर हमारा क्या है? गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। तो गुप्त वंश ने लगभग क्या है? गुप्त वंश ने लगभग 275 से 550 ईस्वी तक शासन किए थे। लगभग कितना पहुंच रहा है? 225 साल तक। इस वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में महाराज श्रीगुप्त द्वारा की गई थी, किंतु गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त फर्स्ट को माना जाता है। किसको? फर्स्ट को, चंद्रगुप्त फर्स्ट को। जिसने 319 319 से लेकर 335 ईस्वी तक शासन किया। इसने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजा धीराज के उपाधि धारण किए। गुप्त संवत का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम को ही माना जाता है और इसकी प्रारंभ 319 ईस्वी माना जाता है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजय पर मुग्ध होकर उसे
भारतीय नेपोलियन की संज्ञा भी लेते हैं। अब आते हैं हम लोग इलाहाबाद प्रयागराज का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संदेह विग्रहिक हरिशेठ ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। क्या क्या प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। इसमें समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के कुछ प्रशासनिक पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। वो हैं संधि विग्रह, खाद खादट, क्या लिखा, खाद्य टपाकिक, कुमारमात्य थे, महादंड नायक। अशोक निर्मित स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित था, जिसे अकबर ने इलाहाबाद वर्तमान जो प्रयागराज में स्थापित कराया था। इस स्तंभ पर जहांगीर के आदेश तथा बीरबल के भी उल्लेख है। किसके? जहांगीर व बीरबल के। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 375 से 415 ईस्वी का एक अन्य नाम देवगुप्त भी मिलता है। इसका प्रमाण सांची वाकाटक अभिलेखों से भी मिलता है। किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य का। उसके अन्य नाम देवराज, देवश्री भी मिलते हैं। मेहरौली लेख के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णु पद भारत और विश्व ध्वज की स्थापना कराई थी। दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान से मेहरौली लौह स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, जो वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप है। इसमें चंद्र नामक किसी राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, जिसका समीकरण गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से किया जाता है। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा गया है। किसको? शक विजेता कहा गया है। पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह, पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह थर्ड को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त कर पश्चिमी भारत में शक सत्ता का उन्मूलन कर दिया। ठीक। और शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के एक अन्य उपाधि शकारी भी कहा गया है। क्या कहा गया? शकारी। उसने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलाए। चांदी के सिक्कों को गुप्त काल में रुपया या रूपक कहा जाता है। यही आज के टाइम में भी रुपया चलता है। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में कौन आया? फाहियान भारत आया। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों की प्रसिद्धि सर्वकालिक रही। नवरत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे। ध्यान रखिएगा आपका। कालिदास किस पीरियड के हैं? गुप्ता पीरियड के। ठीक है। गुप्ता में किस टाइम के? चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य। अगले क्रम पर महान चिकित्सक धन्वंतरी थे। तीसरे खगोल विज्ञानी एस्ट्रोनॉमर वराह मिहिर। चौथे कोषकार यानी डिस्कनरी निर्माण करता अमर सिंह। पांचवें वास्तुकार आर्किटेक्ट शंकु। छठवें रत्न फलित ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर छपड़क। ठीक है। और इसी प्रकार सातवें विद्वान कौन थे? वर रुचि यानी व्याकरण। आठवें जादूगर मैजिशियन बेताल भट्ट। और नवे कौन थे? घटकर पर। ये महान कूटनीतिज्ञ थे। ठीक है। कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के पत्नी भ्रूदेवी से उत्पन्न बड़ा पुत्र था। इसके समय के गुप्तकालीन सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनकी संख्या लगभग 18 है। बिलचड़ अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम तक गुप्तों की वंशावली प्राप्त होती है। बांग्लादेश के 3 स्थानों से कुमारगुप्तकालीन ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं। ये हैं धनदय ताम्रपत्र, दामोदर ताम्रपत्र, बैग्राम ताम्रपत्र। कुमारगुप्त के स्वर्ण, रजत तथा ताम्र मुद्रा प्राप्त हुई हैं। यानी कि कह सकते हैं कि इस टाइम 3 मुद्रा चल रही थी, सोना, चांदी और किसकी? तांबे की। मुद्रा पर उसकी उपाधियां महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, महेंद्र सिंह, अश्वमेध आदि उत्कीर्ण मिलते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद स्कंदगुप्त विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के स्वर्ण सिक्कों के मुख्य भाग पर धनुष बाण लिए राजा की आकृति तथा पृष्ठ भाग पर पद्म आसन पर विराजमान लक्ष्मी के साथ साथ श्री स्कंदगुप्त उत्कीर्ण है। कुछ सिक्कों पर ऊपर गरुड़ध्वज तथा उसकी उपाधि क्रमादित्य अंकित है। भीतरी स्तंभलेख से
पुष्यमित्र और हुणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। हुणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में होता है। स्कंदगुप्त के हाथों बुरी तरह परास्त हुआ था और ईसा की तीसरी सदी से जब हुण आक्रमण से रोमन साम्राज्य का पतन हो गया, तब भारतीय दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार पर अधिक निर्भर हो गए। उसके बाद तोरमाण भारत पर दूसरे हुण आक्रमण का नेता था। मध्य भारत के एरठ नामक स्थान से वराह प्रतिमा पर खुदा हुआ है, जिसका लेख मिला है, जिससे पता चलता है कि धन्य विष्णु उसके शासनकाल के प्रथम वर्ष में उसका सामंत था। मिहिरकुल हुण शासक तोरमाण का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। मिहिरकुल अत्यंत क्रूर एवं अत्याचारी शासक था। फिर उसके बाद चीनी यात्री ह्वेनसांग तथा मंदसौर। चीनी यात्री ह्वेनसांग तथा मंदसौर लेख के साथ से ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम गुप्त नरेश नरसिंह गुप्त बालादित्य ने लगभग 528 ईस्वी या कुछ स्रोतों के अनुसार 495 तत्पश्चात मालवा नरेश यशोधर्मन द्वारा मिहिरकुल को बुरी तरह पराजित किया गया। ठीक है। गुप्त काल में बंगाल कहाँ पर? गुप्त काल में बंगाल ताम्रलिप्ति का एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारतीय व्यापार एवं साथ ही दक्षिण पूर्वी एशियाई चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह क्या था? भड़ौस था। कहाँ का? पश्चिमी भारत का, जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था में श्रेणियों का विशेष महत्व था। ये संगठन व्यापारियों के द्वारा उनके व्यापार को समुचित संचालन के लिए स्थापित किए गए थे। श्रेणियों का मतलब क्या है? व्यापारियों के संगठन। ठीक है। श्रेणियों को अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। श्रेणियों के द्वारा ही सदस्यों के वेतन, काम करने का नियमों, मानकों एवं कीमतों का निर्धारण किया जाता। प्रत्येक श्रेणी का अपना प्रमुख होता था। राजा का श्रेणियों के संचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। श्रेणी अपना नियम स्वयं बनाते थे। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन, तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन आया हुआ, पूछा कई बार कि तमिलनाडु गुप्त काल में किसके लिए फेमस था? किसके लिए? वस्त्र के लिए, काटन उद्योग के लिए। ठीक है। वस्त्रोद्योग गुप्त काल का प्रमुख उद्योग था। गुप्त काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख केंद्र ताम्र ताम्रलिप्ति, भृगुकच्छ, अरिकामेडु, कावेरीपट्टनम, मुजिरिस प्रतिष्ठान, सोपारा, बारबेरिकम था। ठीक है। ये इंटरनेशनल व्यापार के लिए फेमस था। फिर आयुर्वेद तथा चिकित्सा के क्षेत्र में प्राचीन भारत की चरम पंडित चरक व सुश्रुत में मिलती है। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड थे। फिर खगोल भास्कराचार्य प्रख्यात खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि की रचना की, जिसका भाग लीलावती है। इन ग्रंथों में गणित तथा खगोल विज्ञान संबंधी विषय पर प्रकाश डाला गया है। फिर 5वीं शती ईस्वी तक भारत में त्रिकोणमिति, अनिज्जा, साइन, कॉस और इनवर्स साइन के सिद्धांत ज्ञात हो चुके थे। कब? 5वीं शती में। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्ट में इनका उल्लेख है। 7वीं शती में ब्रह्मगुप्त और चक्री चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन मिलता है। जिसका चक्री चतुर्भुज का समुद्रगुप्त की कुल 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं हमें प्राप्त होती हैं। ये क्या थे? गरुड़, धनुर्धारी, परशु, अश्वमेध, व्याघ्रहनन और वीणावदन प्रकार की 6 सोने की मुद्राएं प्राप्त होती हैं। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। किसको? स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। और चीनी यात्री फायान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। गुप्त शासकों के सिक्कों उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा में पाए गए हैं। ठीक है। कहाँ कहाँ? उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, एमपी, राजस्थान, उड़ीसा। सिक्कों का सबसे प्रसिद्ध प्राप्ति स्थल राजस्थान का भरतपुर बयाना है। इनके द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे। क्या रूपक? गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा सर्वप्रथम सिक्के जारी किए गए थे। इंपॉर्टेंट की यार आप यहाँ पर
सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य एरर से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री सती होने का उल्लेख है। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण क्रूर आक्रमण, प्रशासन का सामंती ढांचा आदि। जिसका मेन पतन कारण क्या था? पूर्ण का आक्रमण था। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त काल में या तो त्याग दिया गया या वहां के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा प्रमुख नगर ह्वेन-सांग के आगमन तक गांव बन गया। मथुरा जैसे प्रमुख नगर कुम्भलहार, सोनपुर, सौगौरा आदि उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र इस काल में ह्रास के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। तो क्षय हो चुका था। गुप्त काल में साहित्य। गुप्त काल में कला एवं साहित्य प्रगति के आधार पर इस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा गया है। अजंता की 3 गुफाएं 16वीं, 17वीं, 19वीं गुप्तकालीन मानी जाती हैं। इनमें 16वीं, 17वीं गुफाएं बिहार तथा 19वीं चैत्य है। बिहार चैत्य बता दिए अंतर। बिहार आराम के थे स्थित, आराम वाला जहाँ कहते थे बौद्ध, और चैत्य था पूजा पाठ करने वाला। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम आमदनी दिए थे। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे, उन्हें अपना उपज के एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था। फिर जो समानता खष्टांश तक होता था। गुप्त अभिलेखों भूमि कर को उद्रंग अथवा भागकर कहा गया है। प्राय सभी धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 उपज का छठा भाग था। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विदक सिंचाई को क्या कहता था? विदक भाग अथवा उदक भाग कहा जाता है। फिर हिरण्य मौर्य काल में लिए जाने वाला नगद कर था। कैश जो लिया करते हिरण्य। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कौशे शब्द का प्रयोग किया होता था। 3वीं शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्रों उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। कौन? वारंगल। ठीक। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री स्त्री शुद्ध प्रकृत भाषा बोलते थे। स्त्री और शुद्ध क्या? डेली की रूटीन वाली भाषा बोलते थे, जबकि उच्च वर्ग के लोग संस्कृत भाषा बोलते थे। शूद्रक शूद्रकृत वृक्ष कटिकम नामक रचना से गुप्तकालीन शासन व्यवस्था एवं नगर जीवन के विषय में रोचक सामग्री मिलती है। इस ग्रंथ में चारुदत्ता नामक ब्राह्मण सार्थवाह एवं एक गणिका की पुत्री वसंत सेना की प्रेम गाथा का शब्द का और इसमें वर्णन मिलता है। मृच्छकटिकम, ठीक है, मृच्छका। फिर गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। क्या थे? लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था। मौर्य शासकों के विपरीत गुप्त वंशी शासक अपनी दैवी उत्पत्ति में विश्वास करते थे। गुप्त शासक ने भूमदान की परंपरा को विस्तारित किया। गुप्त प्रशासन का स्वरूप केंद्रीकृत न होकर संघीकृत संघात्मक हो गया। सेंट्रलाइज न होकर संघात्मक हो गया। ठीक है। गुप्त राज अनेक छोटे राजाओं का राजा क्या? छोटे राजाओं का राजा होता था। सामंत तथा प्रांतीय शासक अपने अपने क्षेत्रों में नितांत स्वतंत्रता का अनुभव करते थे। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान उद्भित हुआ, जहां इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। भारत से यह ईरान तत्पश्चात यूरोप पहुंचा। अब आ गए अगला। प्रवर सेन प्रथम वाकाटक वंश का एकमात्र शासक था, जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। वाकाटक शासक प्रवर सेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया। इसके साथ ही उसने अनेक वैदिक यज्ञ भी किए। इसी वंश के शासक प्रवर सेन द्वितीय की रुचि साहित्य में थे। उसने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की। किसके? प्रवर सेन द्वितीय ने। महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था। सांख्य पुनर्जन्म अथवा आत्मा के आगमन के सिद्धांत को स्वीकारता है, अर्थात पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकारता है। सांख्य दर्शन में अज्ञानता को ही दुखों का कारण तथा विवेक ज्ञान को उनसे मुक्ति का एकमात्र उपाय बताते हैं। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ने सुसंबद्ध दार्शनिक सिद्धांत के रूप में योग विवेचना की है, इसलिए इसे पतंजलि दर्शन
भी कहा जाता है। फिर नव्य न्याय संप्रदाय का प्रवर्तन। नव्य न्याय संप्रदाय का प्रवर्तन मिथिला के आचार्य गणेश उपाध्याय के युग प्रवर्तक थे तत्व चिंतामणि से हुआ। इसके संबोधन के लिए बंगाल के नवद्वीप के नायक वासुदेव सार्वभौम, दीधिकार, रघुनाथ शिरोमणि तथा मथुरानाथ जगदीश एवं गदाधर भट्टाचार्य सुप्रसिद्ध हैं। भारतीय दर्शन में चार्वाक दर्शन जड़वादी अर्थात चार्वाक दर्शन जड़वादी या भौतिकवादी विचारधारा का पोषक है। इस दर्शन का आदर्श क्या है? यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम प्रत्यम घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्आगमना होता है। यानी क्या कह रहा है? जब तक जीवित हो तब तक ऐसे जियो, भले उधार घी लेकर पियो, मरने के बाद कौन वापस करने आएगा। ठीक है, ये इसका मतलब था। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, उधार लेकर घी पियो, क्योंकि देह के भस्म हो जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। न्याय दर्शन के प्रवर्तन कौन थे? गौतम थे, जिन्हें अच्छपद भी कहा जाता था। न्याय का शाब्दिक अर्थ तर्क या निर्णय होता था। न्याय दर्शन में 16 पदार्थों तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया। न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ गौतम कृत न्याय सूत्र है। फिर कर्म सिद्धांत कौन सा? कर्म सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। इससे पूर्व मीमांसा या कर्म मीमांसा या धर्म मीमांसा भी कहते हैं। जैमिनी जैमिनी ने पूर्व मीमांसा का प्रतिपादन किया था। मीमांसा के प्रखर एवं उद्भट आचार्य कुमारिल भट्ट को, जिनकी गणना भारतीय दर्शन के मूर्धन आचार्यों में की जाती थी, जिन्होंने अपने प्रमुख तर्कों से बौद्ध धर्म तथा दर्शन को खंडन करके वैदिक धर्म तथा दर्शन की पुनः प्रतिष्ठा किए। पूर्व मीमांसा और वेदांत के बीच की श्रृंखला माना जा सकता है। पूर्व मीमांसा को वेदांत के बीच की श्रृंखला माना जाता है। मीमांसा दर्शन वेद को शाश्वत सत्य मानता है और पूर्व मीमांसा दर्शन में वेद के कर्मकांड भाग पर विचार किया गया है और उत्तर मीमांसा में वेद के ज्ञान कांड भाग पर विचार किया गया। मीमांसा और वेदांत कौन सा? मीमांसा और वेदांत, न्यायिक और वैशेषिक, सांख्य और योग भारतीय खट दर्शन के भाग हैं। वेदों को मान्यता देने के कारण ही सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और वेदांता खट दर्शन आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं। सांख्य हो गया, न्याय हो गया और वैशेषिक और योग मीमांसा, सब क्या है? आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं। ठीक है, इनके प्रणेता कौन सा? सांख्य के कपिल, योग के पतंजलि, न्याय के गौतम, वैशेषिक के कणाद, पूर्व मीमांसा के जैमिनी और वेदांत के बद्रायण थे। वेदांत दर्शन को भारतीय विचारधारा की पराकाष्ठा माना जाता है। वेदांत का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंत। वैदिक विचारधारा की पराकाष्ठा वेदांत दर्शन के तीन धारा उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भागवत गीता। इन्हें वेदांत दर्शन की प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। कई सूक्ष्म भेदों के आधार पर इसके कई उप संप्रदाय एवं इसके प्रवर्तक, जैसे कि शंकराचार्य का अद्वैतवाद, रामानुजन का विशिष्टाद्वैत, माधवाचार्य का द्वैतवाद। ठीक है, अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैत, माधवाचार्य का द्वैतवाद। पुराणों के अनुसार चंद्रवंश अर्थात सोमवंश क्षत्रिय वर्ण के तीन मूल वंशों, दो सूर्यवंश एक अग्निवंश में से एक था। चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान त्रेता युग में प्रयाग था। कहाँ था? प्रयाग था। परंतु प्रलय के पश्चात द्वापर युग में चंद्रवंशी सांवर्ण ने प्रतिष्ठान पर अर्थात वर्तमान झूसी प्रयागराज में राजधानी की स्थापना की थी। अग्निकुल के राजपूतों का सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था। गुर्जरों के शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में इसे गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से जाना जाता है। गुर्जर जाति प्रथम उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल लेख में हुआ है। बाणभट्ट के हस्तचरित में गुर्जरों का भी उल्लेख मिलता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट था। कौन था? नागभट्ट। ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि उसने म्लेच्छ शासक की विशाल सेना को नष्ट कर दिया था, जो संभवतः सिंध का अरब शासक था।
इस इस प्रकार नागभट्ट ने अरबों के आक्रमण से पश्चात भारत की रक्षा भी की थी। अब हम लोग आ जाते हैं राष्ट्रकूट वंश पर। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी दांती दुर्ग ने की थी। उसने मान्यखेड़ को अपनी राजधानी बनाई। दांती दुर्ग के संबंध में यह कहा जाता है कि उज्जैनी में उसने हृदयग्रह अर्थात महादान यज्ञ करवाया था। राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष कौन? राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष फर्स्ट का जन्म 800 ईस्वी में नर्मदा नदी किनारे श्री भाव नामक स्थान पर सैनिक छावनी में होता है। इस समय इसके पिता राष्ट्रकूट राजा गोविंद थड़ उत्तर भारत के सफल अभियानों के बाद वापस लौट रहे थे। फिर मौखरी गुप्तों के सामंत थे, जो मूलतः गया के निवासी थे। मौखरी वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई। इस वंश के प्रमुख शासक हरि वर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्ववर्मा और ग्रह वर्मा थे। हर्ष के समय की विस्तृत सूचना इसके दरबारी कवि बाणभट्ट के कृत हर्षचरित से प्राप्त होती है। इससे जुड़े कुछ सूचनाएं कल्हड़ कृत राजतरंगिणी में भी मिलते हैं। किसके? हर्ष से। चीनी स्रोत से पता चलता है कि हर्ष एवं राजश्री दोनों साथ साथ कन्नौज राज सिंहासन पर बैठते हैं। कौन? हर्ष और राजश्री। ठीक। हर्ष ने हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की ताकि वो राजश्री को प्रशासनिक कार्यों में पूरी तरह सहायता प्रदान कर सके। अन्य धर्मों में महायान की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने कन्नौज में विभिन्न धर्म एवं संप्रदायों के आचार्यों की एक विशाल सभा बुलवाई। चीनी साक्ष्यों के अनुसार इस सभा में 20 देशों के राजा अपने देशों के प्रसिद्ध ब्राह्मणों, श्रमणों, सैनिकों, राजपुरुषों आदि के साथ उपस्थित हुए। इस सभा की अध्यक्षता ह्वेन ने की थी। साथ ही हर्ष के समय प्रति 5 वर्ष प्रयाग संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता है, जिससे महामोक्ष परिषद कहा गया। ह्वेन स्वयं छठे समारोह में उपस्थित था। इसमें 18 देशों के राजा सम्मिलित हुए थे। हर्ष के विजयों के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई। इधर पुलकेशिन सेकंड भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच युद्ध असंभावी हो गए। फलतः नर्मदा घाटी की तरफ दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पुलकेशिन थर्ड सेकंड ने हर्ष को पराजित कर दिया। कौन? पुलकेशिन सेकंड ने। पुलकेशिन सेकंड पुलकेशिन सेकंड की ऐहोल प्रशस्ति एवं ह्वेनसांग का विवरण युद्ध का साक्ष्य है। हर्षवर्धन के समय सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आगमन था, यानी कि ह्वेनसांग हर्षवर्धन के टाइम पर भारत आया था। उसने तांग शासक की राजधानी चंगन चीन से भारतवर्ष के लिए 629 में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सियुकी कहा जाता है। इसने भीनमाल की यात्रा की थी। इससे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ह्वेनसांग के अनुसार सड़कों पर आवागमन पूर्णतः सुरक्षित नहीं था। अपराध अथवा निर्दोष सिद्ध करने के लिए अग्नि, जल, विष आदि द्वारा दिव्य परीक्षा ली जाती थी। उसके अनुसार व्यापारिक मार्गों, घाटों, बिक्री की वस्तुओं आदि पर कर लगते थे, जिससे राज्यों का पर्याप्त धन प्राप्त होता। ह्वेनसांग चीन के तांग वंशी शासक ताई सुंग का समकालीन था। इसी के राज्य का नागरिक था। 637 ईस्वी में ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। ह्वेनसांग के अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्तु के लिए प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी रेशमी के लिए। कौन था? सूती के लिए मथुरा, रेशमी के लिए वाराणसी। ठीक है। ह्वेनसांग बताता है कि थानेश्वर के समृद्ध प्रधान कारण वहां का व्यापार था। बाण ने थानेश्वर नगरी के अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि बताया। हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया। इसे महोदय श्री आदि नामों से अभिव्यक्त किया गया। अतः इस पर अधिकार करने के लिए 8वीं सदी के 3 बड़े शक्तियां पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। क्या? पाल, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, जो 8वीं 9वीं शताब्दी के उत्तर भारत के इतिहास का
सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना क्या है? इस संघर्ष में गुर्जर प्रतिहारों को सफलता मिली। क्या हुआ? गुर्जर प्रतिहार जीत गए। फिर चीनी यात्री इत्सिंग 671 से 615 तक जब वो युवक था, उस अपने 37 बौद्धों संयुक्त साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से पश्चात विश्व का भ्रमण करने निश्चय किया। वो दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया और सुमात्रा होते चीन वापस लौट गया। सबसे पहले कौन आया था? फाहियान, फिर ह्वेनसांग, फिर कौन आया? अब आया कौन था? इत्सिंग। ठीक है, FHI। तो प्राचीन प्राचीन काल के चीन लेखकों ने भारत का उल्लेख है इंतु इंतु तथा थुआंतु नाम से किया। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी का अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा 1193 में नष्ट किया गया। यह भारत के में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय के स्थापना विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशी धर्मपाल द्वारा की गई थी। किसके? नालंदा के। शंकराचार्य को श्री शंकराचार्य आदि नामों पर जाना जाता था। 8वीं शताब्दी में इनका जन्म केरल के एक छोटे से गांव में किलाड़ी में हुआ था। उनके दर्शन को अद्वैत वेदांत के नाम से जाना जाता है। अद्वैतवाद या अद्वैत वेदांत के नाम से जाना जाता है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ वर्तमान में हिंदू धर्म के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। इनका विवरण इस प्रकार है। क्या? श्रृंगेरी कर्नाटक, क्या है? कर्नाटक श्रृंगेरी साउथ में, द्वारिका गुजरात पश्चिम में, पुरी उड़ीसा ईस्ट में और ज्योतिर्मठ जोशीमठ उत्तराखंड। 4 धाम में बद्रीनाथ द्वारिका पुरी रामेश्वरम आते हैं। क्या? बद्रीनाथ द्वारिका पुरी रामेश्वरम, जबकि छोटा 4 धाम में उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ आते हैं। ठीक, फिर अब क्या स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से? क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो हम लोग आज की क्लास यहीं पर क्या करते हैं? समाप्त करते हैं और क्वेश्चन हम लोग यहाँ से कल देखेंगे। ठीक है, पूरा गुप्त उत्तर काल का। ठीक, तो आप लोग कमेंट कर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। अगर आप क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग क्लास को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर जरूर करेंगे। ठीक, धन्यवाद दोस्तों।